स्वागत है। हिंदी में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ऑडियो प्रोग्राम्स को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें यूपीएससी हिंदी ऑडियो। नमस्कार। आज हम भारत के संविधान के दो बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे जी। पहला, संघ और इसका क्षेत्र, मतलब हमारा देश भारत, इसकी बनावट क्या है, इसकी सीमाएं वगैरह कैसे तय होती हैं। और दूसरा, नागरिकता, यानी इस देश का नागरिक कौन है, कौन कहलाता है। बिल्कुल, ये दोनों ही बहुत अहम है। हाँ, और ये बातें संविधान के भाग 1 मतलब अनुच्छेद 1 से 4 और भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में बताई गई हैं। हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं, तो उन्हीं के आधार पर आज हम थोड़ी गहराई में जाएंगे। ठीक है। मकसद बस ये समझना है कि भाई भारत एक देश के तौर पर कैसे बना, इसकी सीमाएं कैसे बदलीं और कौन इसका नागरिक है, इसके मायने क्या हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं संविधान के पहले ही अनुच्छेद से। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। ये सुनने में तो मतलब बहुत सीधा सा वाक्य लगता है। क्या ये इतना ही सरल है? नहीं, ये वाक्य असल में बहुत गहरा है। खासतौर पे ये शब्द राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में ये बात साफ की थी कि ये अमेरिकी फेडरेशन जैसा नहीं है। अच्छा, क्या फर्क है? फर्क यह है कि अमेरिकी फेडरेशन जो है वो राज्यों के बीच एक समझौते, एक अग्रीमेंट का नतीजा है। लेकिन भारत का संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। ओके। ये पूरा देश एक है, बस प्रशासन की सुविधा के लिए इसे अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। अच्छा। और इसी सोच को दिखाने के लिए अक्सर कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ मतलब ये कि राज्य तो बन सकते हैं, उनकी सीमाएं बदल सकती हैं, नाम बदल सकते हैं, शायद खत्म भी हो जाए, लेकिन भारत एक संघ के रूप में हमेशा बना रहेगा, वो अविनाशी है। अच्छा, तो ये विनाशी राज्य बनते बिगड़ते कैसे हैं? यहीं पर शायद अनुच्छेद 2 और 3 आते हैं। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 2 जो है वो संसद को शक्ति देता है कि वो भारत संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है। नए राज्य मतलब? जैसे कोई बाहर का इलाका। हाँ, मान लीजिए कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाए तो उसको राज्य के रूप में शामिल करना अनुच्छेद 2 के तहत होगा। ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 3 ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये संसद को अधिकार देता है कि वो मौजूदा राज्यों में से ही नया राज्य बना सकती है। अच्छा। किसी राज्य का एरिया बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है और हाँ, जैसा आपने पहले पूछा था, उसका नाम भी बदल सकती है। अरे वाह! तो ये सब करने की प्रक्रिया क्या है? मतलब क्या इसके लिए कोई बहुत बड़ा संविधान संशोधन वगैरह चाहिए होता है? यही तो मजे की बात है। इतने बड़े काम के लिए, जैसे किसी राज्य की सीमा बदलना या नया राज्य बनाना, इसके लिए संसद में सिर्फ साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। सिर्फ साधारण बहुमत? हाँ जी, इसके लिए अनुच्छेद 368 वाले विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। हाँ, एक प्रक्रिया है। ऐसा कोई भी बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी होती है। ओके। और राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य या राज्यों के विधानमंडल के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। अच्छा, तो राज्य की राय मायने रखती है? राय ली जाती है, पर उसे मानना संसद के लिए जरूरी नहीं है। राज्य हाँ कहें, ना कहें या कुछ समय सीमा में जवाब ना दें, संसद आगे बढ़ सकती है। ओह, तो ये तो मतलब केंद्र को काफी शक्ति देता है। बिल्कुल, ये केंद्र की ताकत को दिखाता है कि वो राष्ट्रीय हित में जरूरत पड़ने पर राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। तो आजादी के बाद ये शक्ति काफी इस्तेमाल हुई होगी, है ना? बिल्कुल, खासकर जब वो रियासतें वगैरह भारत में मिली। हाँ, बिल्कुल। 1947 में जब आजादी मिली तो 500 से ज्यादा देसी रियासतें थीं। बाप रे। ज्यादातर तो खैर आसानी से भारत में मिल गईं सरदार पटेल के प्रयासों से, पर कुछ थीं जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, इनके विलय में थोड़ी मुश्किल आई थी। हाँ, सुना है। फिर जब 1950 में संविधान लागू हुआ तब राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। भाग क, ख, ग, घ। ये उनकी प्रशासनिक स्थिति के हिसाब से था। लेकिन ये व्यवस्था ज्यादा चली नहीं शायद? नहीं, ये ज्यादा नहीं चली। दिक्कत ये थी कि देश के कई हिस्सों से, खासकर दक्षिण भारत से, भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग बहुत जोर पकड़ने लगी थी। हाँ, भाषाई राज्यों की मांग। जी,
इस मांग को देखने के लिए पहले 1948 में धर आयोग बना, फिर कांग्रेस ने अपनी एक समिति बनाई, जेवीपी समिति। जेवीपी मतलब? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। अच्छा। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों ने ही शुरुआत में भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार मानने से इनकार कर दिया था। क्यों? भाषा तो इतनी जरूरी है पहचान के लिए। उनका मानना था कि अभी देश नया नया आजाद हुआ है, तो देश की एकता, सुरक्षा और आर्थिक विकास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्हें डर था कि भाषा के आधार पर बंटने से देश कमजोर न हो जाए। लेकिन मांगे तो रुकी नहीं होंगी। आंध्र प्रदेश वाला किस्सा तो बहुत मशहूर है। सही कहा आपने। पोट्टी श्री रामुलु जी का आमरण अनशन और फिर उनकी मृत्यु, उसके बाद सरकार पर बहुत दबाव पड़ा और 1953 में मद्रास राज्य से तेलुगु बोलने वाले इलाकों को अलग करके पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बनाना ही पड़ा। तो इसके बाद सरकार ने सोचा होगा कि भाई इस मुद्दे को ठीक से देखना पड़ेगा। बिल्कुल, इसी दबाव में फिर केंद्र सरकार ने 1953 में ही फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इसमें 2 और सदस्य थे, के.एम. पनिक्कर और H.N. कुंजुरु। तो इस आयोग ने क्या कहा? क्या इन्होंने भाषा को आधार माना? हाँ, इस आयोग ने एक तरह से बीच का रास्ता निकाला। इसने माना कि हाँ, भाषा और संस्कृति अहम कारक हैं और राज्यों के पुनर्गठन में इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज कर दिया। मतलब ऐसा नहीं कि हर भाषा के लिए एक अलग राज्य बना दो। अच्छा, तो और क्या देखा जाएगा? आयोग ने जोर दिया कि सबसे जरूरी है देश की एकता और अखंडता। फिर भाषाई और सांस्कृतिक समानता के साथ साथ ये भी देखना होगा कि प्रशासनिक रूप से वो राज्य चल पाएगा या नहीं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा या नहीं। काफी संतुलित नजरिया लगता है। जी, सरकार ने इनकी ज्यादातर सिफारिशें मान ली, थोड़े बहुत बदलावों के साथ, और फिर पास हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इसके साथ 7वां संविधान संशोधन भी हुआ। और इससे क्या हुआ? इससे वो जो पुरानी क ख ग घर वाली श्रेणियां थीं, वो खत्म हो गईं और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये भारत के अंदरूनी नक्शे को आप कह सकते हैं ज्यादा लॉजिकल बनाने की एक बड़ी कोशिश थी। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन 1956 के बाद भी तो नक्शा बदलता रहा है। आज तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसा क्यों? हाँ, वो इसलिए कि 1956 का पुनर्गठन एक बहुत बड़ा कदम था, पर वो आखिरी नहीं था। उसके बाद भी अलग अलग क्षेत्रों की अपनी आकांक्षाएं थीं, पहचान की मांगें थीं, विकास की जरूरतें थीं, जो समय समय पर उठती रहीं। जैसे कुछ बड़े बदलाव कौन से थे? जैसे 1960 में जो बड़ा बॉम्बे राज्य था, उसे भाषा के आधार पर 2 हिस्सों में बांटा गया। मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात। अच्छा। फिर उत्तर पूर्व में वहां की जनजातीय पहचान और उनकी आकांक्षाओं को देखते हुए काफी बदलाव हुए। 1963 में नागालैंड बना। फिर 1972 में एक बड़ा पुनर्गठन हुआ, जिसमें मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को राज्य का दर्जा मिला और मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बने। ये दोनों बाद में जाकर राज्य भी बने 1987 में। और पंजाब का भी तो पुनर्गठन हुआ था। हाँ, 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पर जो पंजाब राज्य था, उसमें से पंजाबी बोलने वाले इलाके पंजाब में रहे, हिंदी बोलने वाले इलाकों से हरियाणा राज्य बना और जो पहाड़ी इलाके थे उनसे हिमाचल प्रदेश बना, जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था, और चंडीगढ़ को दोनों की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। काफी जटिल था ये तो। हाँ, फिर गोवा, दमन और दीव जो पुर्तगाल से लिए गए थे, उन्हें पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा मिला। और फिर 2000 में 3 नए राज्य बने थे, मुझे याद है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, जिसका नाम पहले उत्तरांचल था, और बिहार से झारखंड। ये मुख्यतः विकास और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बने थे। और सबसे नया बड़ा राज्य वो 2014 में बना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर। इसके लिए भी एक लंबा आंदोलन चला था। और सिक्किम का क्या मामला था? वो तो पहले भारत का हिस्सा नहीं था ना? हाँ, सिक्किम का मामला थोड़ा अलग है। 1974 तक वो भारत का संरक्षित राज्य था, मतलब भारत उसकी रक्षा और विदेश मामले देखता था। फिर वहां के लोगों की इच्छा थी भारत में शामिल होने की। तो पहले 1974 में 35वें संशोधन से उसे भारत का सह राज्य या एसोसिएट स्टेट बनाया गया। ये भारतीय संविधान में एक बिल्कुल नई चीज थी।
सहराज्य। हाँ, पर ये व्यवस्था ज्यादा चली नहीं। अगले ही साल 1975 में 36वां संशोधन किया गया और सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना दिया गया। वाह, और राज्यों के नाम भी तो बदले हैं कई बार। हाँ, वो भी होता रहा है। जैसे संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश बन गया, मद्रास राज्य तमिलनाडु हो गया, मैसूर कर्नाटक बन गया, और हाल के सालों में देखें तो उत्तरांचल उत्तराखंड हो गया, उड़ीसा ओडिशा हो गया। ये नाम बदलना भी अक्सर सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा होता है। और सबसे हालिया बड़ा बदलाव तो जम्मू कश्मीर का रहा। जी हाँ, 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य का जो विशेष दर्जा था अनुच्छेद 370 के तहत उसे समाप्त कर दिया गया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक जम्मू और कश्मीर जिसकी अपनी विधानसभा होगी और दूसरा लद्दाख बिना विधानसभा के। ये एक बहुत बड़ा कदम था। एक आखिरी सवाल इस हिस्से पर। हमने देखा कि संसद राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, नए राज्य बना सकती है, लेकिन अगर भारत को अपनी कोई जमीन, अपना कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को देना हो, मान लीजिए किसी समझौते के तहत, तो क्या वो भी संसद ऐसे ही साधारण बहुमत से कर सकती है? नहीं, ये एक बहुत जरूरी फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में एक केस था, बेरूबारी यूनियन केस, उसमें ये साफ कर दिया था। क्या कहा था कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को सौंपने के लिए अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया काफी नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 3 देश के अंदर बदलाव करने की बात करता है, देश के सीमा को छोटा करने की नहीं। तो फिर कैसे होगा? इसके लिए बाकायदा संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, अनुच्छेद 368 के तहत। अच्छा। इसीलिए जब बेरूबारी यूनियन का एक हिस्सा पाकिस्तान को देना था तो उसके लिए 9वां संविधान संशोधन किया गया था। और ऐसे ही 2015 में जब भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ बस्तियों मतलब एनक्लेव्स का आदान प्रदान हुआ, उसके लिए भी 100वां संविधान संशोधन किया गया। तो मतलब देश के अंदर सीमाएं बदलना आसान है, पर देश की बाहरी सीमा बदलना मुश्किल। बिल्कुल, उसके लिए संविधान संशोधन चाहिए। चलिए, तो ये बात हुई भारत के क्षेत्र की, उसकी आंतरिक सीमाओं के लचीलेपन की और बाहरी सीमाओं की स्थिरता की। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग कौन हैं, यानी भारत का नागरिक कौन है? नागरिकता आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? नागरिकता बहुत महत्वपूर्ण है। सीधी सी बात है, ये किसी व्यक्ति और उस देश के बीच के रिश्ते को तय करती है। नागरिकों को ही देश में कुछ खास अधिकार और जिम्मेदारियां मिलती हैं जो गैर नागरिकों मतलब विदेशियों या एलियंस को नहीं मिलती। जैसे सबसे बड़ा अधिकार तो वोट देने का है। हाँ। वो सिर्फ नागरिकों को है। हाँ। फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल जैसे जितने भी अहम संवैधानिक पद हैं, उन पर सिर्फ भारत का नागरिक ही बैठ सकता है। और मौलिक अधिकारों में भी कुछ फर्क है शायद? हाँ, बिल्कुल। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं। कौन से? जैसे अनुच्छेद 15 जो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 16 जो सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता देता है। अनुच्छेद 19 जिसमें बोलने की आज़ादी, घूमने फिरने की, कहीं भी बस जाने की, व्यापार करने की आज़ादी है। और अनुच्छेद 29 और 30 जो अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा संस्थानों को बनाए रखने का अधिकार देते हैं। ये सब सिर्फ नागरिकों के लिए है। अच्छा, तो जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब ये कैसे तय हुआ कि कौन भारत का नागरिक है? क्योंकि उस समय तो बंटवारा भी हुआ था, बहुत उथल-पुथल थी। हाँ, ये एक बड़ा सवाल था। तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 8 तक इसी बारे में बताया गया है। उन्होंने बेसिकली 4 तरह के लोगों को उस दिन नागरिकता दी। कौन थे वो 4 तरह के लोग? पहले, वो लोग जिनका भारत में अधिवास था, मतलब डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब है जो भारत को ही अपना स्थायी घर मानते थे? सिर्फ डोमिसाइल नहीं, डोमिसाइल के साथ कुछ और शर्तें भी थीं, जैसे या तो वो खुद भारत में पैदा हुए हों, या उनके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ हो, या फिर संविधान लागू होने से कम 5 साल पहले से वो सामान्य रूप से भारत में रह रहे हों। इनमें से कोई एक शर्त पूरी करनी थी। ठीक है, ये पहली कैटेगरी हुई। दूसरी कैटेगरी थी उन लोगों की जो पाकिस्तान से भारत आए थे। बंटवारे के कारण उनके लिए अलग नियम थे कि वो कब आए वगैरह। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की थी जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में फिर लौटकर भारत आ गए। उनके लिए और भी कड़ी शर्तें थीं। और चौथी कैटेगरी थी उन लोगों की जो थे तो भारतीय मूल के पर उस समय विदेश में रह रहे थे।
वो भी कुछ शर्तों के साथ नागरिक बन सकते थे। तो ये तो हो गई शुरुआत की बात। यहीं पर एक और बात आती है एकल नागरिकता की। हाँ, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया है। इसका मतलब है कि आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हों, चाहे आप तमिलनाडु में रहें या पंजाब में या बंगाल में, आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। अच्छा, अमेरिका जैसा नहीं है जहाँ स्टेट की भी नागरिकता होती है और फेडरल भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका या स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोगों में एक क्षेत्रीय पहचान से ऊपर राष्ट्रीय पहचान की भावना मजबूत हो, देश में एकता और भाईचारा बढ़े। ठीक है, तो संविधान ने तो बता दिया कि 26 जनवरी 1950 को कौन नागरिक था, लेकिन उसके बाद मतलब आज अगर किसी को नागरिकता लेनी हो या किसी की नागरिकता खत्म हो जाए तो इसके नियम कौन बनाता है? ये अधिकार संविधान ने दिया है संसद को। अनुच्छेद 11 साफ कहता है कि नागरिकता हासिल करने और खत्म करने और उससे जुड़े बाकी सभी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को होगा। और संसद ने इस अधिकार का इस्तेमाल किया है? हाँ, बिल्कुल। संसद ने इसी शक्ति का इस्तेमाल करके नागरिकता अधिनियम 1955 यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया है। यही वो मुख्य कानून है जो बताता है कि संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे खत्म होगी। और हाँ, इस कानून में समय समय पर कई बार संशोधन भी हुए हैं, जरूरत के हिसाब से। तो ये 1955 का कानून क्या कहता है? नागरिकता पाने के क्या तरीके हैं इसके तहत? इस कानून में नागरिकता पाने के मुख्य रूप से 5 तरीके बताए गए हैं। 5 तरीके कौन कौन से? पहला है जन्म से, बाय बर्थ, मतलब जो भारत में पैदा हुआ वो नागरिक। पहले ऐसा ही था। लगभग 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म से नागरिक माना जाता था, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के हों। अच्छा। लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया, शायद अवैध अप्रवासन की चिंताओं की वजह से। 1 जुलाई 1987 के बाद नियम बना कि जन्म के समय उसके माता पिता में से कम एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। और फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद नियम और सख्त हो गया। अब भारत में जन्मे बच्चे को नागरिकता तभी मिलेगी जब या तो उसके दोनों माता पिता भारतीय हों या फिर एक माता पिता भारतीय हों और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। तो जन्म वाला नियम काफी बदला है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है वंश द्वारा, बाय डिसेंट। मतलब अगर किसी का जन्म भारत के बाहर हुआ है, अच्छा, जैसे विदेश में, हाँ, तो वो वंश के आधार पर नागरिक बन सकता है अगर उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। इसमें भी समय के साथ बदलाव हुए हैं। पहले सिर्फ पिता की नागरिकता गिनी जाती थी, अब माता या पिता किसी की भी हो सकती है। और अब ये भी जरूरी है कि विदेश में जन्मे बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन 1 साल के अंदर भारतीय दूतावास में कराना होगा। ठीक है। तीसरा तरीका था? तीसरा है पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। ये कुछ खास कैटेगरी के लोगों के लिए है जो आवेदन देकर नागरिकता पा सकते हैं। जैसे कौन? जैसे कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता का आवेदन देने से पहले कम से कम 7 साल से सामान्य रूप से भारत में रह रहा हो, या फिर कोई विदेशी जिसने किसी भारतीय नागरिक से शादी की हो और वो भी आवेदन से पहले 7 साल से भारत में रह रहा हो। ऐसी कुछ और कैटेगरीज भी हैं। ओके। चौथा तरीका? चौथा है देशीयकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन। ये किसी भी विदेशी व्यक्ति के लिए है जो कुछ शर्तें पूरी करता हो। क्या शर्तें हैं इसमें? पहली शर्त तो ये कि वो अवैध प्रवासी ना हो, फिर उसे अपने पुराने देश की नागरिकता छोड़नी होगी, उसे भारत में एक निश्चित समय तक रहना होगा, आमतौर पर आवेदन से ठीक पहले लगातार 1 साल और उससे पहले के 14 सालों में कुल मिलाकर 11 साल, यानी टोटल 12 साल। 12 साल काफी लंबा समय है। हाँ, इसके अलावा उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए और उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक का ठीक-ठाक ज्ञान होना चाहिए। क्या इसमें कोई छूट मिल सकती है? हाँ, अगर कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति के क्षेत्र में बहुत खास काम करता है तो सरकार उसके लिए इन शर्तों में थोड़ी ढील दे सकती है। ठीक है।
और पांचवा तरीका? पांचवा तरीका है किसी नए क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मतलब अगर कोई नया इलाका, कोई नई टेरिटरी भारत का हिस्सा बनती है तो भारत सरकार तय करती है कि वहां के लोगों को कैसे नागरिकता दी जाएगी। वो एक आदेश जारी करके उन लोगों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। जैसे कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे जब पौंडीचेरी, अब पुडुचेरी, भारत का हिस्सा बना तो वहां के लोगों को इसी तरह भारतीय नागरिकता दी गई थी। तो ये हो गए नागरिकता पाने के 5 तरीके। अब नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है? क्या ये छीनी भी जा सकती है? हाँ, नागरिकता समाप्त होने के भी 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं इसी 1955 के कानून में। क्या है वो? पहला है स्वैच्छिक त्याग, बाय रेनंसिएशन। मतलब कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक जो पूरी समझ रखता हो, खुद अपनी मर्जी से घोषणा करके अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसके नाबालिग बच्चों की नागरिकता भी खत्म हो जाती है। हालांकि वो बच्चे 18 साल के होने पर चाहे तो वापस भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके। दूसरा तरीका? दूसरा है बर्खास्तगी, बाय टर्मिनेशन। ये तब होता है जब कोई भारतीय नागरिक जानबूझकर अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। जैसे ही वो दूसरे देश का नागरिक बनता है, उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता। ठीक है। और तीसरा आपने कहा था छीनी भी जा सकती है। हाँ, तीसरा तरीका है वंचित किया जाना, बाय डेप्रिवेशन। इसमें केंद्र सरकार कुछ खास और गंभीर मामलों में किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है। ये जबरदस्ती होता है। किन मामलों में? जैसे अगर किसी ने धोखाधड़ी करके नागरिकता हासिल की हो, या उसने भारत के संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो, या युद्ध के दौरान उसने दुश्मन देश के साथ गैर कानूनी रूप से कोई संबंध रखा हो या उसकी मदद की हो, या फिर अगर किसी को पंजीकरण या देशीयकरण से नागरिकता मिली हो और उसके 5 साल के अंदर ही उसे किसी देश में 2 साल या उससे ज्यादा की कैद की सजा हो जाए, या फिर कोई भारतीय नागरिक बिना किसी वाजिब कारण के लगातार 7 साल से भारत से बाहर रह रहा हो। इन सूरतों में सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। काफी गंभीर कारण है ये तो। अच्छा, आजकल हम एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई जैसे शब्द बहुत सुनते हैं। इनमें क्या फर्क है, खासकर पीआईओ और ओसीआई में? हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखिए, एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो तो भारतीय नागरिक ही होते हैं जिनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, बस वो आमतौर पर नौकरी, बिजनेस या पढ़ाई के लिए विदेश में रहते हैं। ठीक है। पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये दोनों योजनाएं विदेशी नागरिकों के लिए थीं जिनके पूर्वज भारतीय थे या जो खुद कभी भारतीय नागरिक थे। मतलब अब नहीं है। पहले ये 2 अलग-अलग योजनाएं थीं, पीआईओ कार्ड और ओसीआई कार्ड, लेकिन इनके नियम, फायदे लगभग एक जैसे थे, जिससे काफी कंफ्यूजन होता था। तो 2015 में सरकार ने क्या किया कि पीआईओ कार्ड योजना को बंद कर दिया और उसे ओसीआई कार्ड योजना में मिला दिया। अब सिर्फ ओसीआई कार्ड योजना चलती है। जिनके पास पुराने पीआईओ कार्ड थे, उन्हें भी ओसीआई कार्ड धारक मान लिया गया है। अच्छा, तो अब सिर्फ ओसीआई कार्ड है। ये किसे मिल सकता है और इसके फायदे क्या हैं? ओसीआई कार्ड उन विदेशी नागरिकों को मिल सकता है जिनके पास किसी और देश का पासपोर्ट है, लेकिन वो या तो कभी भारत के नागरिक थे जब संविधान लागू हुआ या उसके बाद, या फिर संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बनने के योग्य थे या उस इलाके से थे जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना, या फिर उनके बच्चे, पोते पोतियां, पर पोते पर पोतियां भी इसके लिए योग्य हो सकते हैं। कोई शर्त भी है? हाँ, एक बड़ी शर्त यह है कि अगर वो व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हैं तो उन्हें ओसीआई कार्ड नहीं मिल सकता। ठीक है। और फायदे क्या हैं इसके? फायदे कई हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि उन्हें भारत आने के लिए जिंदगी भर का मल्टी एंट्री, मल्टीपर्पज वीजा मिल जाता है। मतलब वो जब चाहें, जितनी बार चाहें भारत आ जा सकते हैं। उन्हें हर बार वीजा लेने की जरूरत नहीं। और उन्हें भारत में कितना भी लंबे समय तक रुकने के लिए पुलिस या एफआरआरओ, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पास जाके रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती, जो बाकी विदेशियों को करानी पड़ती है। आर्थिक मामलों में कुछ फायदे हैं? हाँ, आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक मामलों में उन्हें लगभग वही अधिकार मिलते हैं जो एनआरआई को मिलते हैं। वो भारत में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं,
बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। बस एक रोक है, वो खेती की जमीन या बागान वाली प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो क्या इसका मतलब ये है कि ओसीआई कार्ड धारक एक तरह से भारत के दोहरे नागरिक हो गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। ओसीआई कार्ड धारक होना दोहरी नागरिकता मिलना नहीं है। जैसा हमने पहले बात की, भारत का संविधान दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता। तो फिर क्या अधिकार उन्हें नहीं मिलते? उन्हें भारत में वोट देने का अधिकार नहीं होता। वो भारत में लोकसभा, विधानसभा या किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकते। वो भारत में कोई सरकारी नौकरी या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जज जैसे संवैधानिक पद धारण नहीं कर सकते। अच्छा। तो ओसीआई बेसिकली एक तरह का स्पेशल वीजा स्टेटस है, जो विदेशी पासपोर्ट रखते हुए भी भारत के साथ जुड़े रहने की कई सुविधाएं देता है, लेकिन ये पूर्ण नागरिकता बिल्कुल नहीं है। हाल ही में ओसीआई कार्ड को री इश्यू कराने के नियमों में भी कुछ छूट दी गई है, खासकर 20 और 50 साल की उम्र पर, जो पहले अनिवार्य था। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने दो मुख्य बातें समझी। पहली, भारत की जो अंदरूनी सीमाएं हैं, मतलब राज्यों की हदें, वो पत्थर की लकीर नहीं है। संविधान ने संसद को काफी लचीलापन दिया है इन्हें बदलने का। यही शायद राज्यों के संघ की भावना है। हाँ, बिल्कुल। और फिर नागरिकता अधिनियम 1955 के जरिए विकसित हुए हैं और समय के साथ इनमें बदलाव भी आते रहे हैं। सही कहा। और ये दोनों चीजें मिलकर ही, मतलब देश की भौगोलिक संरचना और उसके नागरिकों की परिभाषा, ये दोनों मिलकर ही भारत राष्ट्र की पूरी तस्वीर, उसकी पहचान घड़ती हैं। एक तरफ है हमारा क्षेत्र, हमारी जमीन, और दूसरी तरफ है हम, उसके नागरिक। और ये दोनों ही पहलू, जैसा हमने देखा, स्टैटिक नहीं है, बदलते रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। और ये सब जानना आज के समय में क्यों जरूरी है, क्यों प्रासंगिक है? अरे ये तो बहुत प्रासंगिक है। देखिए, आज भी हम सुनते हैं कि कहीं नए राज्य बनाने की मांग उठ रही है, या दो राज्यों के बीच सीमा को लेकर कोई विवाद है, या फिर नागरिकता कानूनों में किसी बदलाव को लेकर बड़ी बहस छिड़ जाती है। हाँ, ये सब तो होता रहता है। तो आज की जो हमारी चर्चा है, वो हमें इन सभी मुद्दों को उनके सही संवैधानिक और ऐतिहासिक संदर्भ में समझने में मदद करती है। ये सिर्फ कानून की सूखी बातें नहीं है, ये असल में हमारे देश के बनने की कहानी है, और हम सबका उससे कैसे जुड़ाव है, उसकी कहानी है। और जाते जाते शायद एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। हमने देखा कि अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों की सीमाएं बदलने की कितनी ज्यादा शक्ति देता है, कई बार राज्यों की सहमति के बिना भी। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि नागरिकता के नियम, खासकर जन्म और वंश वाले, वो समय के साथ ज्यादा सख्त हुए हैं। तो इन दोनों ट्रेंड्स को अगर साथ में देखें, एक तरफ केंद्र की बढ़ती शक्ति राज्यों के मामले में, और दूसरी तरफ नागरिकता की परिभाषा का सिकुड़ना या सख्त होना, तो भविष्य में भारत का जो संघीय ढांचा है, उसमें केंद्र की शक्ति और राज्यों की अपनी पहचान या व्यक्ति का जो अपनेपन का भाव है देश से, इनके बीच संतुलन कैसा रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।